प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, कल हमने आदिकाल का प्रारंभ, उसका काल विभाजन पढ़ा और उसकी राजनीतिक स्थिति को पढ़ा। आज हम उसकी सामाजिक स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक स्थिति का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामंत सरदारों के भव्य राजगृहों में आश्रित चारण कवि उनकी वीरता के गान से उनका उत्साह वर्धन करते थे तथा विवाह आदि अवसरों पर श्रृंगार परक रचनाओं से उनका मनोरंजन करते थे। समाज में उच्च तथा निम्न दो वर्ण थे। तत्कालीन सामंती परिवेश का यथा तथ्य चित्रण रासो काव्य में निहित है। समाज में बहुपत्नी प्रथा तथा स्वयंवर प्रथा होने के कारण राजपूत राजा अपनी वीरता के दर्प में शौर्य प्रदर्शन के लिए राजकन्याओं का अपहरण करते थे। जिन्हीं की बिटिया सुंदर देखी तिन्हीं पर जाई धरे हथियार। रासो काव्य में राजपूत स्त्रियों की सुंदरता तथा वीरांगना के रूप में साहस तथा शौर्य का वर्णन किया गया है। समाज में पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा थी। इस युग के काव्य में वीरांगनाओं के जौहर की कथाएं अंकित है। यवन शासकों की विलासिता तथा अत्याचारों से जनता आक्रांत थी। सामान्य जन सिद्धों की तंत्र साधना से अंधविश्वास की ओर उन्मुख हो रहे थे। धार्मिक स्थिति। इस स्थिति में गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हुआ तथा मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाले सिद्धों का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। 5 मकारों से युक्त मध्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य उनका पंथ वामाचार का अंग था। इसके पश्चात वामाचार का विरोध कर सात्विक आचरण को महत्व देने वाले नाथ पंथ का उदय हुआ। गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग। सिद्धों में 84 सिद्धों का महत्व रहा। इसमें सिद्ध सरहपा का स्थान महत्वपूर्ण है। अन्य सबरपा, लुईपा, कुक्कुरीपा, डोंभीपा आदि महत्वपूर्ण है। नाथों में नवनाथों का महत्व रहा है। मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, काफीनाथ आदि। कानिफनाथ आदि। उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना, नाम का महत्व, गुरु का महत्व, हठ योग तथा सदाचरण को स्वीकार किया था। तत्कालीन समाज में शैव तथा जैन धर्म का प्रभाव था। राजपूत राजाओं पर शैव धर्म का प्रभाव था। 12वीं शती से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। सांस्कृतिक परिस्थिति। हर्षवर्धन के राज्य काल में विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।
भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, बेल्लोर, कांची, तांजोर आदि स्थानों में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। आबू का जैन मंदिर 11वीं शती की देन है। इसके अतिरिक्त संगीत, इतिहास, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला में इस्लाम तथा हिंदू संस्कृति का समन्वय दर्शित होता है। साहित्यिक स्थिति मुख्यतः आदिकालीन काव्य दरबारी संस्कृति का परिचायक है। राज्याश्रय में पल्लवित तथा पुष्पित इस कविता में वीरत्व का स्वर अनुगुंजित है। चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य इस काल का महत्वपूर्ण योगदान है। आश्रयदाता राजाओं की वीरता के अतिरिक्त इसमें युद्धों के भव्य तथा सजीव चित्र अंकित हैं। इन काव्यों में प्रबंध काव्योचित गरिमा है। राजपूत स्त्रियों के अपने पति के शौर्य के प्रति गर्व तथा गौरव भावना का अंकन इस काव्य में सुंदर रूप से हुआ है। जय भग्गा पारक्कड़ा सो सही मज्ज पियेण अह भग्गा अमहंतना तो ते मरि आरेण। यदि उस पार की सेना भाग रही है तो मेरा पति वहीं युद्धरत है, और यदि इस पार की सेना भाग रही है तो मेरे पति को वीरगति प्राप्त हुई है। यह उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है। आदिकालीन काव्य वीर श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी है। अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली का आरंभिक स्रोत है। अपभ्रंश में रचित पौम सिरिचर्यु, भविष्यतकः, परमात्म प्रकाश आदि रचनाएं भक्ति के रस से ओतप्रोत हैं। सिद्ध तथा नाथ साहित्य में दोहा छंद प्रधान है। इसकी भाषा प्रतीकात्मक है तथा इसमें कवित्व, सवैया, छप्पय, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण: का तरर पंचविडार चंचल चिये पैठो काल। विद्यापति की पदावली में निहित राधा कृष्ण तथा गोपी कृष्ण की लीलाओं का माधुर्य वर्णन रसिक जनों को भाव विभोर कर देता है। उदाहरण के लिए: नंदक नंदन कदम्बक तरवर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन, बैसल बेरी बेरी बोल पठाओ। इस काल की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश, डिंगल तथा पिंगल रही है। अधिकांश रचनाएं प्रबंध चरितात्मक हैं, जिसमें वीर रस प्रधान है तथा श्रृंगार रस गौण है। आदिकाल की विशेषताएं: आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। यह तो साधारण बात है कि जिस समय कोई देश युद्ध में व्यस्त रहता है और जिस काल में युद्ध की ही ध्वनि प्रधान रूप से व्याप्त रहती है, उस काल में वीरोल्लासिनी कविताओं की ही गूंज सुनाई देती है।
इस युग में युद्ध प्रिय राजपूत अपनी स्तुति सुनना चाहते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग हैं। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। वे अपने आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। चारण तथा भाटों से रचित इस साहित्य के कारण इसे चारण काल भी कहा जाता है। इन कवियों में अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गान तो उत्साह के साथ किया है, किंतु उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव ही रहा है। युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन। चारण कवि कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे। वे अपने आश्रयदाता के साथ स्वयं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध में भी भाग लेते थे। दोनों ओर की सेनाओं के एकत्र होने पर युद्ध के वाद्य शास्त्रों की झनकार, आक्रमण के लिए उत्साहपूर्ण स्वर आदि के सजीव चित्र इस कविता का योगदान है। युद्ध क्षेत्र का जीता जागता भव्य मनोहारी वर्णन इन कवियों की मौलिक विशेषता है। उदाहरण के लिए, थके रहे सूर्य कौतिक गगन, रगन भई सोन घर, हरद हरसी वीर जग्गे हुलसी, हुरेऊ रंग नव रत्वर। वीर और श्रृंगार का समन्वय। वीरतापूर्ण युद्धों से शांति पाने तथा मन को विश्राम देने के लिए चारण कवियों ने श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं की। इन वीर गाथाओं में कवियों ने स्त्रियों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। वीर गाथाओं की शोभा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने चरित्र नायक के विवाह तथा प्रेम आदि का भी वर्णन किया है। वीरों के विलास प्रदर्शन का वर्णन इस काव्य की विशेषता रही है। राजस्थान की वीरांगनाओं के जौहर और उनके रण कौशल से एक कविताएं आभूषित हैं। इसमें श्रृंगार रस के सहायक के रूप में आया है। इसमें श्रृंगार रस वीर रस के सहायक के रूप में आया है, क्योंकि प्रायः स्त्रियां ही युद्ध का मूल कारण हुआ करती थीं। वीरांगनाओं की ओजस्विता के साथ साथ उनके अपूर्व सौंदर्य का भी कलापूर्ण वर्णन इस काव्य में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, एक राजपूत स्त्री अपनी सखी से कहती है, उस देश में आग लगा दे जहां मतवाले योद्धा नहीं घूमते हैं और बहादुर को बेचारा कहा जाता है। मतवाला घूमे नहीं घायल धरनाए, बाल सखी उदेहड़ी भड़ वापड़ा कहाए। जिस प्रकार युद्ध भूमि पर अपने पति के साथ शौर्य प्रदर्शन करती थी, उसी निर्भयता तथा साहस के साथ पति
के वीर गति पाने पर 16 श्रृंगार करके चितारोहण करने में भी अपने जीवन की सार्थकता मानती थी, अर्थात वो पति के साथ सती हो जाती थी। युद्ध से हार कर या भाग कर आने वाले पति के लिए वे कहती हैं, बिन मरिया बिन जीतियाँ, जो धव आवे धाम, पग पग चूड़ी पाछ दूं, तो रावत री जाम। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य। जहाँ केवल प्रशंसा करना ही कविता का उद्देश्य रह जाता है, वहाँ ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का आश्रय लिया जाता है। अतः रासो काव्य में आश्रित चारण कवियों ने आश्रयदाता राजाओं की वीरता के गान की कल्पना का आश्रय लिया है। वीर गाथाओं में भावोन्मेष का अभाव। वीर गाथाओं में वर्णनात्मकता अधिक है। वस्तुओं की सूची तथा सेना आदि का वर्णन आवश्यकता से अधिक है। इस वर्णनात्मकता का एकमात्र उद्देश्य नायक की शक्ति तथा वीरता को अभिव्यक्त करना था। अतः कहीं कहीं वे वर्णन बहुत ही नीरस हो गए हैं। भाषा एवं शैलीगत विशेषताएं। वीर गाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य तथा चरित्र काव्य के रूप में, तथा मुक्तक वीर गीतों के रूप में। जहाँ तक चरित्र काव्य का संबंध है, ये वीर गाथाएं पूर्ववर्ती जैन अपभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा में है। पृथ्वीराज रासो एक महान वीर गाथात्मक चरित्र काव्य है। मुक्तक वीर गीतों का स्वरूप बीसल देव रासो है। रासो आदमी दर्शित होता है। वीर गाथाओं की बहुत बड़ी विशेषता प्रबंध काव्य में छंद परिवर्तन की है। पृथ्वीराज रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। इन रासो काव्य की भाषा डिंगल है, जो वीरत्व के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसमें कठोर व्यंजनों का प्रयोग युद्ध में उत्साह वर्धन के लिए किया गया है। प्रायः चारण काव्य रासों के नाम से अभिहित है। रामचंद्र शुक्ल ने रासों का मूल रसायन शब्द से खोजा है। नरोत्तम स्वामी ने इस शब्द की व्युत्पत्ति रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ प्राचीन राजधानी में कथा काव्य होता है। रासक नाम का एक रूपक है। रासक एक 21 मात्राओं का छंद भी है। अतः रासो एक महत्वपूर्ण काव्य रूप है, जो राजस्थानी भाषा में रचित चारण कवियों के चरित्र काव्य का सूचक है। वीर गाथाएं अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हैं। उनमें से कुछ नोटिस मात्र है, कुछ काल वंशावली वर्णन आदि इतिहास के मेल न खाने के कारण अर्ध प्रमाणित हैं।
आदिकालीन काव्य रचनाएं। रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य 6 हैं। बीसल देव विजयपाल रासो, इसके लेखक हैं नल्ल सिंह। हमीर रासो, इसके लेखक सारंगधर हैं। खुमान रासो, इसके दलपति विजय हैं। परमाल रासो आलाखंड, इसके कवि जगनिक कवि हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल, इसके कवि हैं। पृथ्वीराज रासो, इसके कवि हैं चंद्रवरदाई। विजयपाल रासो, कवि नल्ल सिंह ने इसमें राजा विजयपाल सिंह तथा पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया है। इसकी भाषा परवर्ती अपभ्रंश के समान है। मिश्र बंधुओं ने इसका काल संवत 1355 माना है। इस कृति के केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। दूसरा है हमीर रासो। प्राकृत पैंगलम में इस काव्य के कुछ छंद प्राप्त हैं। इसके कवि सारंगधर रणथंभौर के राजा हमीर देव के दरबारी कवि थे। उनका आयुर्वेद संबंधी सारंगधर संहिता नामक संस्कृत ग्रंथ प्रसिद्ध है, किंतु यह रचना उपलब्ध नहीं है। यह रचना 14वीं शती के मध्य मानी जाती है। तीसरा खुमान रासो। आचार्य शुक्ल ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना है, क्योंकि इसमें 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है। इसमें तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियां आदि के प्रभाव मिलते हैं। 9वीं शती के नरेश खुमान के समकालीन दलपति विजय को इनका रचयिता माना जाता है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। राजाओं के युद्धों का तथा विवाह वर्णनों में उनकी प्रशंसा की गई है। वीर रस के साथ श्रृंगार की धारा इसमें प्रवाहित है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में बाप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वृत्तांत है। इस काव्य की पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्यू चित्तौड़ न आविव सावण पहली तीज, और जोवे बाट बिराहिनी खिण खिण अणवे खीज। उस समय की चौथी रचना है परमाल रासो अर्थात आलाखंड। यह रासो लोक गेय काव्य माना जाता है। इसके रचयिता जगनिक नामक कवि माने जाते हैं, जो महोबा के राजा परमादेव के आश्रित थे। इस काव्य में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है। इसका रचना काल 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। युद्धों के प्रभावशाली चित्र इसमें अंकित हैं। परमर्दिदेव ने कन्नौज नरेश जयचंद की सहायता की थी। जयचंद तथा पृथ्वीराज चौहान के वैमनस्य होने के कारण पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया।
इसमें आल्हा और उदल वीर गति को प्राप्त हुए। इस काव्य को पृथ्वीराज रासों में महोबा खंड नाम दिया गया। इसमें कहा गया है, 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। युद्ध भूमि में वीरोल्लासिनी कविता की अनुगूंज इस प्रकार ध्वनित होती है। तोपे छूटे दोनों दल में, रण में होने लगे घमासान, अरर अरर अर गोला छूटे, कड़कड़ करे अगनिया बाण। भाषा तथा शैली में परिवर्तन होने के कारण इसे अर्ध प्रामाणिक रचना माना जाता है। 5वां है बीशल देव रासो। यह आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना का काल 1212 संवत 1212 माना गया है। इसके रचयिता अजमेर नरेश विग्रह राज तृतीय उपनाम बीसल देव के समकालीन कवि नरपति नाल हैं। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती तथा बीसल देव के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसके 4 खंड तथा 125 छंद हैं। इसमें 12 मासा तथा षट ऋतु वर्णन मार्मिक है। चैत्र मसाई चतुरंगी हे नारी, प्रिय बिन जीवी जय कसई आधारी। विषय, भाषा तथा शैली में परिवर्तन होने के कारण यह अर्ध प्रामाणिक रचना है। 6ठा है पृथ्वीराज रासो और चंदवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम हिंदी महाकाव्य माना है। उन्होंने चंद को पृथ्वीराज चौहान का सामंत तथा राजकवि माना है। चंदवरदाई का जन्म लाहौर में 1168 में हुआ था। वे भट्ट जाति के जगान नामक गोत्र के थे। वे सट भाषा, व्याकरण, काव्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण आदि में प्रवीण थे। वे सभा, युद्ध, आखेट तथा यात्रा में सदैव पृथ्वीराज के साथ रहते थे। उनकी तथा पृथ्वीराज की जन्म तथा मृत्यु की तिथि संवत 1225 से 1249 समान मानी जाती है। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था, तब चंदवरदाई ने अपने पुत्र जल्हड़ को ग्रंथ को पूर्ण करने का कार्य सौंप दिया तथा गजनी की ओर प्रयाण किया। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चले गजन नृपकाज। गजनी पहुंच चंदवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मुक्त करवाने के लिए शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज द्वारा चलाने की योजना बनाई। उसमें गौरी की मृत्यु हुई। तत्पश्चात दोनों ने आत्मोत्सर्ग किया। पृथ्वीराज रासो अबू में एक यज्ञ हुआ। उसमें 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई, चौहान, तोमर, गृहलोथ तथा सोलंकी। अतः चौहान अग्निवंशी माने जाते हैं। अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर तथा कन्नौज में गहरवारों का राज्य था। अजमेर में अर्णो राज्य के पश्चात उनके पुत्र सोमेश्वर राजा बने। उनका विवाह
दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री कमला से हुआ। उनके पुत्र का नाम पृथ्वीराज था। राजा अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। उनके पुत्र का नाम जयचंद था। अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लिया, अतः वह अजमेर तथा दिल्ली के शासक बना। इसके कारण जयचंद के मन में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हुई। उनकी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। उसे अपमानित करने के लिए द्वार पर द्वारपाल के रूप में उसकी प्रतिमा स्थापित की गई। संयोगिता की वरमाला स्वीकार करने के लिए पृथ्वीराज का अकस्मात आगमन हुआ और उसे घोड़े पर बिठाकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया। इस अपमान के प्रतिशोध के रूप में जयचंद ने गौरी से संधि की। गौरी ने 7 बार अजमेर पर आक्रमण किया, किंतु वह उनमें पराजित हुआ। जयचंद ने घर का भेदी बनकर छल से गौरी को भेद बताया, जिससे पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया तथा गजनी ले जाकर उसकी नेत्र ज्योति को नष्ट कर दिया गया। काव्य सौंदर्य। काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित यह 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। यह एक महाकाव्य है जिसका नायक पृथ्वीराज चौहान है। इसमें 59 सर्ग हैं, जिसे समय कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज की वंशावली, जीवन, युद्ध, विवाह आदि का प्रभावी चित्रण किया गया है। इसमें चंद्रवरदायी स्वयं कलम और तलवार के धनी होने के कारण युद्ध भूमि पर पृथ्वीराज की वीरता के अनेक चित्र उन्होंने साकार किए हैं। इसमें उनकी स्वामी निष्ठा तथा आदर दर्शित होता है। वीर रस के साथ विवाह आदि अवसरों का जो वर्णन किया गया है, उसमें श्रृंगार की धारा प्रवाहित हुई है। वस्तु वर्णन में नगरों, वनों, सरोवरों तथा किलों का भव्य चित्रण किया गया है। यह पिंगल शैली में लिखा गया है तथा इसमें कवित्त, सवैया, छप्पे, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। ना को हार नहीं जित रहे सूरवर, धर ऊपर धर परत करत, अनियुद्ध महाभर। घटना वैषम्य तथा काल वैषम्य के कारण यह एक अर्ध प्रमाणित रचना है। इस प्रकार आदिकाल की रचनाओं का वर्णन यही समाप्त होता है। आगे हम अगले पाठ में हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विद्यापति, अमीर खुसरो आदि के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।